हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और 10th का रिजल्ट आ गया आप लोगों का। 11th में पहुंच गए होगे। आई होप अच्छा सबका गया होगा पेपर। 11th में आप जब गए हो बच्चों, तो चलो थोड़ी बातें करते हैं। आपका जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहने वाला है 11th का, वो मैं हैंडल करूंगा। तो केमिस्ट्री में जो आपने सीखा होगा ना, बिल्कुल ही उसको समझ लो। बिकॉज अब जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th और क्लास 12th जब पढ़ेंगे, तो हम बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। तो पूरी 10th में आपने पूरे साल पढ़ा होगा ना, वो आप इस एक महीने में पढ़ोगे 11th में। इतना वास्ट सिलेबस हो जाता है। तो मैं केमिस्ट्री में आपको क्लास 11th का सबसे बेसिक चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, जिससे कि मोल कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है। मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा चैप्टर है जो पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का बेस है। चाहे आप जेई का पेपर दो या फिर नीट का पेपर पेपर दोगे या फिर सीयूईटी दोगे, ये मोल कॉन्सेप्ट आपको हर जगह काम आएगा। और इस चैप्टर की शुरुआत स्ट्रांग होगा ना, कहते हैं जब फाउंडेशन स्ट्रांग होती है ना, तो बिल्डिंग भी स्ट्रांग होता है। यानी कि इस चैप्टर को यदि आपने अच्छे से कर लिया, तो आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, तो आपकी बिल्डिंग भी बहुत अच्छी बनेगी। समझ में आया दोस्तों? तो हम क्या करेंगे, फाउंडेशन को स्ट्रांग करने वाले हैं इस चैप्टर से। और घबराने का नहीं है। कितने भी मार्क्स आए हो 10th में, मैं जो पढ़ाने वाला हूँ बिल्कुल बेस से पढ़ाऊंगा, जीरो से स्टार्ट करूंगा। यदि आपने इससे पहले केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आता, आप बस न्यूट्रलाइज होके बैठ जाओ और जो मैं बता रहा हूँ सीखते जाओ दोस्तों। एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को मैं बेसिक से समझाने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट। तो आखिर केमिस्ट्री होता क्या है? सर केमिस्ट्री क्या है पहले ये तो बताओ, फिर आप इस चैप्टर को पढ़ाना, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्लास 11th का पहला चैप्टर एनसीईआरटी का। पहले केमिस्ट्री क्या होता है ये तो बताओ। तो देखो, केमिस्ट्री क्या होता है कि जब आप मैटर को पढ़ते हो ना, मैटर, तो जिस मैटर के बारे में आप पढ़ रहे हो ना, तो वो जो स्टडी होती है ना, डिटेल्ड स्टडी ऑफ मैटर, उसको हम कहते हैं केमिस्ट्री। किसी भी मैटर की डिटेल्ड स्टडी। यदि मैंने एयर लिया है, तो मैंने एयर की डिटेल्ड स्टडी पढ़ी है। एयर कहाँ से आया? यदि मैंने एयर लिया, तो मैंने एयर की डिटेल्ड स्टडी पढ़ी। एयर का टेम्परेचर क्या है, इसका प्रेशर क्या होगा, हाँ, एयर के कितने मोल्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितना वॉल्यूम होगा, ठीक है, कितनी इंथैल्पी होगी, ये सारी चीजें केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो जब हम एक मैटर की डिटेल्ड स्टडी करते हैं ना, उसको हम कहते हैं केमिस्ट्री। बिल्कुल बेस से समझा रहा हूँ। केमिस्ट्री क्या है? मैटर की डिटेल्ड स्टडी को, जब आप मैटर को डिटेल्ड में पढ़ोगे, तो उसको हम कहेंगे केमिस्ट्री। समझ में आया? इसको डेफिनेशन के टर्म में क्या होगा? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। है ना? इसमें क्या होते हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं। समझो, किसी भी मैटर की डिटेल्ड स्टडी, मैटर कहाँ से आया है, मैटर क्यों आया है, मैटर किस कंडीशंस में है, क्या टेम्परेचर है मैटर का, क्या वॉल्यूम है, क्या मोल्स है, कितनी इंथैल्पी है, समझ में आ रहा है? इन सब के बारे में हम किससे जानेंगे? केमिस्ट्री से जानेंगे। केमिस्ट्री समझ में आया? एक लाइन का आंसर है डिटेल्ड स्टडी ऑफ मैटर। मैटर का संपूर्ण इतिहास, संपूर्ण वर्तमान और संपूर्ण भविष्य जान लो, तो वो केमिस्ट्री हो जाएगी। इतना आसान है, डिटेल्ड स्टडी ऑफ मैटर। कोई भी पूछे तो बता देना, ठीक है? देखो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब केमिस्ट्री के कई सारे ब्रांचेस होते हैं। तो सर केमिस्ट्री के कौन कौन से ब्रांचेस होते हैं, मेरे को ये बताओ। तो केमिस्ट्री के जो ब्रांचेस हैं दोस्तों, आपने सुना होगा कि केमिस्ट्री को आप फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सेट्रा में आप डिवाइड करते हो। आखिर कैसे इसका नाम आया, है ना? तो सबसे पहला है कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? जिसमें हम कार्बन के कंपाउंड को पढ़ते हैं, स्पेशली हाइड्रोकार्बन। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, है ना? कार्बन के कंपाउंड को जब आप पढ़ोगे, स्पेशली किसको? हाइड्रोकार्बन को, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे, ठीक है? एंड देयर डेरिवेटिव।
जैसे मान लो मैंने मीथेन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करा, मान लो मैंने मीथेन के बारे में पढ़ा, मैंने मान लो ब्यूटेन के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो यानी मैं किसके बारे में पढ़ रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहा हूँ, यानी मैं इसको किसमें पढ़ूंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ूंगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो समझ में आया। जब हम कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, उनके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, और हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आसान है, आगे बढ़े, ठीक है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सर समझ में आ गया। आप मुझे ये बताओ कि सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, जब हम कंपाउंड्स के एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, कार्बन को छोड़ के बाकी, समझ में आया, उसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे मान लो कि आपकी ये बिल्डिंग बनी होगी, आप जिस बिल्डिंग में रहते हो दोस्तों, है ना, वो बिल्डिंग बनी है, या फिर सपोज करो ये पेंसिल है, या फिर ये वॉच है ना, किसी मेटल से बना होगा। वो मेटल ऐसे तो नहीं आया होगा, उस मेटल को निकालने का प्रोसेस होता होगा। वो मेटल कहाँ से आया होगा, मिनरल से आया होगा, है ना, या ओर से आया होगा, आगे जाके पढ़ाऊंगा मैं आपको, है ना। ये कहाँ पाए जाते हैं, जमीन के अंदर, अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं, है ना, क्रस्ट मेंटल कोर, यदि आपको ज्योग्राफी थोड़ा सा भी पता होगा तो। अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं। तो वहां से हमने क्या निकाला, मिनरल्स निकाला, और मिनरल से क्या निकालते हैं, मेटल निकालते हैं, और उस मेटल को यूटिलाइज करते हैं, यानी कि इसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। समझ में आया, जो कि स्टडी ऑफ किससे बेस्ड होती है, ऐसे एलिमेंट एक्सेप्ट कार्बन, उसको हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। समझ में आया, व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक्सेप्ट कार्बन, है ना। इट इज लार्जली एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ मिनरल्स, इसकी स्टडी पे बेस्ड होता है ये मिनरल्स की। समझ में आया दोस्तों, ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है। देखो हमने ऑर्गेनिक सीख लिया सर, कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव को हम ऑर्गेनिक कहते हैं, ठीक है। हमने इनऑर्गेनिक सीख लिया, सर फिजिकल क्या होता है। देखो जब केमिकल फेनोमेना को इन्वॉल्व करके हम केमिस्ट्री के प्रिंसिपल को पढ़ते हैं, तो उसको हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर सारे लॉज होते हैं और थ्योरीज ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं, यानी कि आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ोगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा मैं आपको, है ना, इक्विलिब्रियम की लॉ पढ़ाऊंगा, रॉड्स लॉ पढ़ाऊंगा सॉल्यूशन में, है ना, वो सारे किसके अंदर आते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। बेसिकली न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट जितने होंगे ना, सारे आपके फिजिकल केमिस्ट्री में आएंगे, समझने के लिए इतना समझ लो, ठीक है। और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होगा, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जब हम केमिकल्स को यूज करते हैं, उनकी केमिस्ट्री को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं, बिल्कुल बेसिक है, ठीक है ना। केमिकल्स यूज करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, है ना, कैल्शियम हो गया अपना, ठीक है, उसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं, है ना। चलो अब आते हैं काम की बात पर। सर मैटर क्या होता है, और मैटर की प्रॉपर्टी को हम कैसे समझेंगे, मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूं आराम से। देखो मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि सर मैटर होता क्या है। देखो मैटर क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखना, एक एक चीज समझाऊंगा। व्हाट इज मैटर, आपने 9th में पढ़ा होगा ये, बट मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं, क्योंकि इसके बिना ये चैप्टर अधूरा है। मैटर क्या होता है, तो मैं भी एक मैटर हूं, आप भी एक मैटर हो, ये एक पेंसिल भी एक मैटर है, ये जो मैंने घड़ी पहनी है ये भी एक मैटर है, ये माइक भी एक मैटर है, और ये जो चश्मा है मेरा गॉगल्स है वो भी क्या है दोस्तों, एक मैटर है। यानी ये सारी चीजें मैटर है, ये कपड़ा भी एक मैटर है। तो मैटर आखिर है क्या, तो कोई भी चीज जो जगह घेरती है और जिसका कुछ वजन हो, उसको मैटर कहते हैं। यानी कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। जैसे कि ये पेंसिल लो, ये कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है इसने, यहां से यहां तक जगह घेर रखी है ना दोस्तों, और इसका कुछ ना कुछ वजन मास तो होगा,
तो ये क्या है? एक मैटर है। ये वॉच है मेरा, इसने जगह घेर रखी है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा। तो जिसने भी जगह घेर रखी है और जिसका मास है उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? मैटर कहेंगे। एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कितना आसान है दोस्तों। एनीथिंग एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। जिस चीज का वजन हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे को हम क्या कहते हैं दोस्तों? मैटर कहते हैं। आसान है। ठीक है, मैटर समझ में आ गया। नोट डाउन करो, व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, है ना। फॉर एग्जाम्पल एयर, मैं यहाँ खड़ा हूं और मेरे आजू बाजू क्या है? एयर है। एयर में दिख नहीं रहा, बट एयर होगा तो। एयर क्या है? स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और एयर का कुछ मास है दोस्तों, तो दिस इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। समझ में आ गया? विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। अब हम पढ़ते हैं यार, मैटर को आप क्लासिफाई कैसे करोगे? हाउ कैन यू क्लासिफाई द मैटर? तो मैटर की क्लासिफिकेशन दो टाइप्स में हो सकती है। समझना, मैटर की क्लासिफिकेशन मैं दो टाइप्स में करूंगा। एक मैटर को मैं फिजिकली क्लासिफाई कर सकता हूं, यानी कि देखने से पता लग जाएगा कि कौन सा मैटर है। और एक बारी मैं मैटर को केमिकली क्लासिफाई कर सकता हूं। समझो, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकली क्लासिफाई कर रहा हूं और मैं केमिकली क्लासिफाई कर रहा हूं मैटर को। इसका क्या मतलब है सर? इसका ये मतलब है कि मैटर को जब आप फिजिकली क्लासिफाई करते हो तो तीन टाइप्स में आते हैं, जो आपने बचपन में पढ़ा होगा। मैटर फिजिकली कैन बी क्लासिफाइड एज, फर्स्ट इज सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैस। मैटर को आप फिजिकली कैसे क्लासिफाई कर सकते हो दोस्तों? सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैस। समझ में आया? तो मैं इसको क्लासिफाई कर रहा हूं इसमें, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में क्या डिफरेंस होता है इनका, कैसे होता है, ये सब हम जानेंगे अभी। आपने मैटर को फिजिकली क्लासिफाई कर लिया, किसमें किसमें? सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। अब मैं मैटर को केमिकली क्लासिफाई करूंगा। ठीक है, केमिकली आप जब मैटर को क्लासिफाई करोगे तो केमिकली मैटर कैन बी क्लासिफाइड आइदर एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। समझो इस चीज को, केमिकली मैटर को मैं एज अ प्योर सब्सटेंस और एज अ मिक्सचर क्लासिफाई कर रहा हूं केमिकली। फिजिकली मैंने सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्लासिफाई कर दिया। केमिकली मैं किस में कर रहा हूं? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। ठीक है, तो देखो, देखो मेरे पास क्या था? मैटर था। और मैटर को मैं दो पार्ट में क्लासिफाई कर रहा था। एक जो था अपना वो फिजिकल था और दूसरा जो था अपना केमिकल था। फिजिकली आप मैटर को कैसे क्लासिफाई कर रहे हो? या तो सॉलिड में करोगे, या फिर लिक्विड में करोगे, या फिर गैस में करोगे, है ना। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, हमने पढ़ा होगा बचपन में।
सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं काफी पास पास होते हैं, तो इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? ज्यादा होता है। समझो मेरी बात। सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो काफी पास पास होते हैं। ये सॉलिड का पार्टिकल है, ये काफी क्या है? पास पास हैं, तो इनके बीच अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। तो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो थोड़े दूर दूर है, और गैस के तो काफी दूर है। ठीक है, समझ में आया? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड की क्या होती है? फिक्स्ड शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, लिक्विड की फिक्स्ड शेप नहीं होती बट फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, और गैस की ना तो फिक्स्ड शेप होती है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। पढ़ा है बचपन में। सॉलिड जो, ये सब मैं आपको लिखवा दूंगा। सॉलिड जो होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस काफी कम होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच का, इंटरमॉलिक्यूलर। लिक्विड में थोड़ा ज्यादा है और गैस में बहुत ज्यादा है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में यही डिफरेंस है। समझ में आया? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, और आगे इसके बारे में हम बात करेंगे, पूरा डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, फिजिकली आप क्लासिफाई कर सकते हो। और मैंने क्या सिखाया दोस्तों? केमिकली आप कैसे क्लासिफाई करोगे इसको, मैटर को? आइदर प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। अब देखो दोस्तों, दो बातें हैं, मैटर और सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, दोनों अलग अलग हैं। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। और प्योर सब्सटेंस क्या होता है? वैसा मैटर जो केमिकली रिएक्टिव हो, जो केमिकली रिएक्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो केमिकली जो मैटर रिएक्ट करे वो आइदर प्योर होगा या फिर मिक्सचर होगा। ठीक है, आइदर प्योर होगा या फिर मिक्सचर होगा। दोबारा बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस को मैंने लिख लिया। अब हमारे जो प्योर सब्सटेंस है ना, उसमें एक ही टाइप का आइटम होना चाहिए। मान लो कि मैंने ये मेटल लिया है एक, मान लो ये मेटल है सपोज करो, और ये प्योर है, तो इसमें मेटल का एक ही टाइप का सब्सटेंस होगा, एक ही टाइप का एटम होगा। यदि कोई एलिमेंट है तो उसमें एक ही टाइप के एटम होने चाहिए, बट यदि कोई कंपाउंड है तो उसमें एक ही टाइप का मॉलिक्यूल होना चाहिए दोस्तों। समझना इस चीज को। तो मैंने प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, आइदर एलिमेंट में और कंपाउंड में। समझ में आया? एलिमेंट में क्या है? एग्जांपल देता हूं। मान लो कि हमारे पास सोडियम के एलिमेंट है, मान लो कि मेरे पास एक सोडियम का एलिमेंट है, तो इसके अंदर जो एटम होंगे ना, सारे के सारे एटम किसके बने होंगे? सोडियम के ही एटम होंगे। सारे एटम किसके हैं? सोडियम के ही। केवल एक टाइप का एटम होगा, उसमें कोई मिलावट नहीं होगी। सोडियम एटम के बीच में कैल्शियम एटम या पोटासियम का एटम नहीं आ जाएगा। तो जब किसी भी सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस में एक ही टाइप का एलिमेंट हो, उसको हम कहते, एटम हो, उसको हम कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट में क्या होता है? एक ही टाइप का एटम होता है। समझ में आया? अच्छा, कंपाउंड क्या है? समझो। मान लो कि मैंने क्या करा, एक कंटेनर में गैस ले लिया, और इस कंटेनर में H2 गैस है, तो कई सारे H2 के गैस होंगे, H2 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 एंड H2। मेरे को एक बात बताओ, इस कंटेनर में जो कंपाउंड है वो H2 कंपाउंड है, बट H2 का कई सारे मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल नहीं है। एक गिलास पानी लो आप, उसमें कई सारे H2O होंगे ना, एक H2O तो होगा नहीं, कई सारे H2O के मॉलिक्यूल होंगे। वैसे ही आप H2 गैस ले रहे हो, उसमें कई सारे हाइड्रोजन गैस है ना, H2 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 H2, कई सारे H2 के मॉलिक्यूल हैं। समझ में आया? तो जब ऐसा सब्सटेंस हम बनाते हैं जिसमें कई सारे मॉलिक्यूल बनाते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड। ध्यान सुनना, कंपाउंड क्या है मेरा? जिसके अंदर एक ही टाइप के कई सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो। जैसे ये देखो H2 का कंपाउंड है, इसमें H2 का कई सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ध्यान सुनना, यदि मैंने HCl लिया है, ये मेरा HCl है, तो इसमें कई सारे HCl, HCl, HCl,
HCl प्रेजेंट होंगे। यानी HCl के कई सारे मॉलिक्यूल आपके किस में प्रेजेंट होने चाहिए? समझ में आया? कंपाउंड के अंदर। ठीक है, यानी कि कई सारे मॉलिक्यूल जब प्रेजेंट होंगे ना एक ही टाइप के, उसको हम कहेंगे कंपाउंड। प्योर फॉर्म है, मिलावट नहीं है कोई। यदि ये प्योर एलिमेंट है तो एक ही टाइप का एटम होगा, और यदि ये प्योर कंपाउंड है तो एक ही टाइप का मॉलिक्यूल होगा। समझना, ध्यान सुनना। एलिमेंट किससे बना होता है? एटम से। तो यदि एलिमेंट है, प्योर एलिमेंट है, तो एक ही टाइप का एटम होगा। सोडियम का एलिमेंट लो तो उसमें केवल केवल सोडियम के एटम होंगे। एक मोल सोडियम का एटम लेते हो तो एवोगाड्रो नंबर के इक्वल सोडियम के एटम होंगे। और कंपाउंड में एक ही मॉलिक्यूल होगा। समझ में आया? एक ही टाइप का कई सारे मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसको हम कहते हैं कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया? एलिमेंट में क्या होगा? एटम होंगे। कंपाउंड में क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये क्लासिफाई कर दिया प्योर सब्सटेंस को एज अ एलिमेंट और एज अ कंपाउंड में। समझ में आया? चलो, अब देखो मैंने क्या बोला था, आप फिजिकली कैसे मैटर को क्लासिफाई कर सकते हो, ये मैंने आपको अभी समझाया है ना? फिजिकली आप मैटर को कैसे क्लासिफाई कर सकते हो और केमिकली मैटर को आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो फिजिकली क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखो ध्यान से। तो फिजिकली क्लासिफिकेशन मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये आप ध्यान से नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है आपके सीबीएसई के, आपके जो मास्टर साहब हैं वो पूछे। मास्टर साहब अक्सर डिफरेंस पूछ देते हैं, तो मैंने पूरा डिफरेंस आपको लिखाया है। अप्रोक्सीमेटली 9-10 डिफरेंस है इसके अंदर कि सॉलिड में वॉल्यूम क्या होती है? डेफिनिट होती है। और सॉलिड में डेफिनिट वॉल्यूम होती है, और लिक्विड में भी डेफिनिट वॉल्यूम होती है, बट गैस में वॉल्यूम डेफिनिट नहीं होती है ना? शेप क्या होता है सॉलिड में? डेफिनिट होता है, लिक्विड में नहीं होता और गैस में नहीं होता। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि दो मॉलिक्यूल आपस में कितने ज्यादा अट्रैक्टेड हैं, वो सॉलिड के पास पास होते हैं तो काफी स्ट्रांग होते हैं, तो बहुत हाई होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और इसमें क्या होता है? मॉडरेट होता है, और इसमें नेग्लिजिबल है। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, सॉलिड के मॉलिक्यूल आपस में रेगुलरली अरेंज होते हैं एक फिक्स्ड मैनर पे, है ना? जैसे मान लो ये मैंने सॉलिड लिया, तो इसके जो मॉलिक्यूल है वो ऑर्डरली अरेंज है, ये एक ही लाइन के अंदर है। ऐसा नहीं है कि अलग लाइन में आ जाएगा ये। ठीक है, समझ में आया? तो ऑर्डरली अरेंज होते हैं। ठीक है, लिक्विड में क्या होते हैं? फ्री टू मूव होते हैं, और गैस में भी। और जब काफी पास पास है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस काफी कम होगा। ठीक है, और लिक्विड क्या होते हैं? थोड़ा सा बड़ा होगा, और ये ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। कंप्रेस्ड, क्या आपके पास ये सॉलिड है, क्या आप इसको कंप्रेस्ड कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, मुश्किल होगी कंप्रेस्ड करने में, डिफिकल्ट होगी, क्योंकि ये मॉलिक्यूल काफी स्ट्रांगली अटैच्ड है। तो क्या ये कंप्रेसिबल है? नहीं है। तो इसको क्या आप कर सकते हो? नॉट कंप्रेसिबल, नॉट कंप्रेसिबल। और बलून ले लो आप, गैस ले लो, गैस को कंप्रेस करो तो करना आसान है, तो दिस इज हाईली कंप्रेसिबल। समझ में आया? हीट करोगे तो क्या ये एक्सपेंड होगा? बहुत कम होगा सर, बहुत कम, और ये बहुत ज्यादा होगा। रिजिडिटी क्या होती है? स्टिफनेस बहुत ज्यादा होती है, थोड़ा सा कम होता है और बहुत कम होता है। फ्लूइडिटी, लिक्विड फ्लो नहीं कर सकता, फ्लो कर सकता है। लिक्विड फ्लो कर सकता है, सॉलिड नहीं कर सकता, लिक्विड कर सकता है और गैस कर सकता है। डिफ्यूजन, गैस का आपस में मिक्स होना, इंटरमिक्सिंग, मतलब मॉलिक्यूल का आपस में इंटरमिक्सिंग होना डिफ्यूजन कहलाता है। तो ये डिफ्यूजन। ठीक है, ये आपका डिफरेंस हो गया। तो मैटर को मैंने क्लासिफाई कर दिया था एज अ एलिमेंट में और एज अ कंपाउंड में, आपको समझा भी दिया। मिक्सचर को, प्योर सब्सटेंस को, मिक्सचर को मैंने क्लासिफाई करा है एज अ होमोजीनियस मिक्सचर और एज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसका क्या मतलब है? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं। यदि कंपाउंड होमोजीनियस है तो उसमें क्या होगा दोस्तों? यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, यूनिफॉर्म कंपोजिशन।
यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी इसकी थ्रू आउट। कंपोजिशन यूनिफॉर्म होनी चाहिए। मतलब आप सपोज करो एक गिलास वाटर लेते हो, एक गिलास पानी लेते हो और वाटर के अंदर आप सपोज करो सॉल्ट डाल देते हो, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। अब सॉल्ट प्लस वाटर आपस में इतने ज्यादा घुल मिल जाएंगे कि नेकेड आई से आप नहीं पहचान सकते कि सॉल्ट कौन सा है और वाटर कौन सा है, अलग अलग नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म कंपोजिशन। आपस में अच्छे से घुल मिल गए हैं। समझ में नहीं आया? आगे समझ में? एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज करो आपने कुछ सॉल्ट मिलाया यहां से और कुछ वाटर मिलाया, तो आप जब यहां से निकालोगे मिक्सचर को, तो जितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट होगा वाटर में, यहां से निकालने पर भी सेम ही होगा, चाहे ऊपर से निकालो चाहे नीचे से निकालो। इसका मतलब क्या है? आपस में हर जगह अच्छी तरह घुल मिल गए हैं। जब यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? होमोजेनियस कहते हैं। और तो ये हेट्रो में लिख दिया मैंने, इसको होमो में लिखना, ठीक है? ये होमो में होगा यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है? और हेट्रो में क्या होता है? हेट्रो में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन दोस्तों, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या होनी चाहिए? नॉन यूनिफॉर्म होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब है नॉन यूनिफॉर्म। मतलब है, सपोज करो आप यहां पर सैंड प्लस वाटर ले रहे हो, सैंड प्लस वाटर ले रहे हो, तो सैंड प्लस वाटर को मिलाओगे तो आप ये देख सकते हो अपने नेकेड आई से कि कौन सा सैंड है और कौन सा वाटर है। तो यहां से जब आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा और सैंड सारे यहां पर आ गए आपको। तो क्या कंपोजिशन यूनिफॉर्म है? नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। समझ में आया? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, मैटर के बारे में आपको समझाया आपको। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि मैटर को कैसे क्लासिफाई करते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस है। हमने केमिस्ट्री के बारे में देखा, उसकी कौन कौन सी ब्रांचेस होती है। नेक्स्ट क्लास में हम जब आएंगे तो इस चैप्टर को और डिटेल में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और ये मैं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं आपको, तो एक एक चीज आपको बताई जाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।